हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। पहले संसद के विशेष सत्र का सरप्राइज और फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में महिला आरक्षण बिल का सरप्राइज। मोदी सरकार ने महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण बिल के साथ संसद के नए परिसर में कामकाज की शुरुआत की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक ये तारीख इतिहास में अमर हो जाएगी। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर सुगबुगाहट विपक्ष ने पहले ही महसूस कर ली थी और सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने इसकी मांग भी रख दी थी। अब संसद में बिल आने के बाद क्रेडिट लेने की कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं। सोनिया गांधी ने पंचायती राज कानून का हवाला देते हुए महिला आरक्षण का श्रेय राजीव गांधी को दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। कोटा में कोटा की मांग महिला आरक्षण बिल का सबसे बड़ा पेच है। अब जातिगत जनगणना के नाम पर कांग्रेस भी अलग से ओबीसी महिलाओं के कोटा का समर्थन कर रही है। आरजेडी इसी बहाने बिल का विरोध कर रही है तो जेडीयू, बीएसपी जैसी पार्टियां आरक्षण में कोटा की बात करते हुए भी बिल को समर्थन देने को तैयार हैं। वहीं समाजवादी पार्टी एक कदम बढ़ते हुए एससी, एसटी, ओबीसी के अलावा अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए भी अलग कोटे की मांग कर रही है। समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मांग रही है कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें सिद्धि की बात करी थी सर, तो साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे। सभी वर्गों की महिलाओं के आरक्षण के मामले में, यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी की महिलाओं के आरक्षण के मामले में मेरी इस अपील पर सरकार अमल नहीं करती है तो भी हमारी पार्टी इस बिल का इस खास बात को ध्यान में रखकर समर्थन करती है। 1996 से आज तक और देवेगौड़ा, अटल बिहारी और मनमोहन सिंह की सरकार तक दसियों बार महिला आरक्षण बिल लाने और पास कराने के प्रयास हुए हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम में पुराने के अलावा नए पेच भी हैं। कोटा में कोटा की मांग अब भी कायम है। आरक्षण लागू करने के लिए जनगणना और परिसीमन की शर्त भी लगा दी गई है। मतलब बिल पास हो भी गया तो 2024 में महिला आरक्षण का लागू होना संभव नहीं है। 2029 तक भी लागू हो जाए तो बड़ी बात होगी। सवाल ये है कि सरकार ने परिसीमन की शर्त क्यों रखी है? महिला आरक्षण को 2024 चुनाव से ही लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? अब हर दूसरी पार्टी महिलाओं के साथ खड़ी होने का दावा करती है, तो फिर एससी, एसटी, ओबीसी के नाम पर विपक्ष क्यों अड़ंगा डालता है? आखिर महिलाओं को उनका हक देने में हिचकिचाहट क्यों है? 454 वोट बनाम 2 वोट से ये लोकसभा में बिल पास हो गया है और अब राज्यसभा में भी ये पास होगा। चूंकि संविधान संशोधन है इसलिए मत विभाजन जरूरी था। अब ये कानून
तो बन जाएगा, इसमें शक शुबह की गुंजाइश नहीं रह गई है। लेकिन इसके बनने से पहले दो प्रश्न मन में आए हमेशा, जिस पर चर्चा हो रही थी। एक प्रश्न हालांकि अब निराधार हो जाएगा कि कोटा के अंदर कोटा, ओबीसी, अब चूंकि कानून बन ही गया है तो फिर ये सब बहस के मुद्दे रह जाएंगे। और दूसरा प्रश्न है कि ये कब से लागू होगा। लेकिन जो कोटा विद इन कोटा वाली बात है वो बहुत ज़ोर शोर से उठाई गई कांग्रेस की, मतलब समूचा विपक्ष ही समझ लिया आप, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, कि कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। यानी जो 33% आरक्षण दिया जा रहा है उसके अंदर ये जो वर्ग हैं इनकी महिलाओं को कोटा दिया जाए, उसके अंदर 33 के अंदर फिर ये बंटवारा किया जाए, जिसमें मांग रखी गई। लेकिन राजनीति और चुनावी राजनीति में दिल पे पत्थर रख के ये समर्थन करना पड़ा सोनिया जी को भी, सभी लोगों को, और मतदान किया। 454 बनाम 2 से लग रहा है कि सदन में मौजूद कोई 2 व्यक्ति थे जिन्होंने शायद नहीं दिया, बाकी सबने दिया। कि महिलाओं के लिए 75 साल बाद, 77 साल बाद अब जाके ये कानून बनने जा रहा है। इससे पहले बहुत प्रयास किए गए, सभी दलों ने अपने अपने हिसाब से प्रयास किए, लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पाए। अब क्यों नहीं हो पाए ये भी इस चर्चा में आएगा। कभी किसी ने बिल फाड़ दिया, कभी किसी ने कोटा के लगा के फंसा दिया, कभी राज्यसभा में गया तो लोकसभा में गिर गया। इस तरह के बहुत प्रयास हुए लेकिन हो नहीं पाए। जब आप एक विहंगम दृष्टि डालते हैं इस पूरे मसले पर, तो एक बात मैं पत्रकार होने के नाते कह सकता हूं कि आज से पहले मुझे नियत नहीं दिखती थी कि कोई महिलाओं के आरक्षण का बिल लाना चाहता था, कानून बनाना चाहता था। वरना अगर सबकी मंशा होती तो ये हो जाता, लेकिन नहीं था। अभी भी देखिए इसमें बहुत सारे मीन मेक निकाले गए कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन अब फाइनली चूंकि अंत भला तो सब भला भी ये कानून बनने जा रहा है। लेकिन कई सारे सवाल अब भी हैं चर्चा में, आगे भी रहेंगे, चुनाव है तो और ज़्यादा होंगे। और एक चीज़ इससे और मुझे साफ होती हुई दिख रही है कि इस बार 2024 के चुनाव में जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि इस कानून के पास होते समय इस बात को बहुत पुख्ता तरीके से रखा गया कि कास्ट सेंसस कराई जाए, जिससे कि आरक्षण के मसले को और आगे बढ़ाया जा सके। तो चुनावी मुद्दा एक वो डेफिनेटली होगा। इसी सब पे बातचीत करेंगे। और इस बिल से क्या वाकई जो मंशा है सरकार की या बाकी दलों की, सबका इंटेंट है कि महिलाओं को एम्पावरमेंट मिले, वो होगा कि नहीं होगा, ये इसमें आगे भी और दिक्कतें आ सकती हैं। इसी बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता निगत अब्बास जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता विंग कमांडर अनुपमा आचार्य जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जूही सिंह जी, और 2 वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी और शेखर अय्यर जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि फाइनली ये कानून बनने जा रहा है, तमाम चर्चाओं विचर्चाओं विवादों के बीच में, लेकिन अब ये कानून बन जाएगा। निखिल जी, मैं आपके पास आता हूँ, चूँकि पहले जूही जी से एक सवाल मेरे मन में है और फिर अनुमा जी के पास। जूही जी, बन रहा है कानून, अब तो बन ही जाएगा। कानून बनने में तो मुझे शक नहीं, जो कि जिस तरह की पावर में सरकार है, बहुमत की, बना लेंगे वो। फिर भी आप लोगों ने ये मीन में एक निकाला बहुत कि कोटा विद इन कोटा होना चाहिए, ये अड़ंगे के पीछे की वजह? नीरज जी, अड़ंगा तो सरकार लगा रही है ना, जब परिसीमन और उसके बाद पहले जनगणना, फिर परिसीमन, फिर कोई समय सीमा नहीं, 26 में शुरू होगी जनगणना। हमारी तो ये शुरू से मांग थी, जब पहले भी महिला आरक्षण बिल आया था, कि जो समाज के हाशिए पे लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, उनका एक प्राविधान इस बिल में कोटे के तहत कोटे में किया जाए, जो आपने अभी उल्लेख किया कि इसी कारण से हम पहले भी अपनी बात कह रहे थे संसद में। महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ तो कोई भी नहीं था और हमने 33% पंचायती राज में नेताजी ने उत्तर प्रदेश में लागू भी किया। अब सरकार ये बताए, सरकार बार बार पूछ रही थी कि समर्थन देंगे नहीं देंगे, महिला आरक्षण के कौन खिलाफ है। तो ये क्या एक महिलाओं
चुनाव को अज्ञानी या मूड समझ रखा है कि आप कोई भी बिल लाएं उसकी समय सीमा न दें, आप अपना पहले से कार्य न करें, तो इतिहास इस तरह नहीं लिखे जाते हैं। आप हमें बताइए कि कब वो पहला चुनाव होगा जब महिलाएं इस बिल के तहत चुनकर संसद और विधानसभा में जाएंगी। ये सरकार तो बहुत कुछ कर देती है, तुरंत कर देती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, समर्थन हमने किया और आपने कहा कानून बन जाएगा, लेकिन हमारी कोटा की बात और जातीय जनगणना, क्योंकि आरक्षण की बात है तो वो तो जनगणना करानी ही पड़ेगी ना। जो हमारी मांग है वो एक जायज मांग है, बाकी सरकार कैसे इसको तय करती है, कैसे करनी। जी आपके नेता तो और 2 कदम आगे बढ़ गए, उन्होंने बोला अल्पसंख्यकों का भी इसमें आरक्षण करिए। संविधान भी नहीं अलाउ करता कि धार्मिक नीरज जी क्या संविधान तो बहुत कुछ लिखा नहीं होता है, लेकिन संशोधन करके लाया जाता है। संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए हैं, ये भी एक संशोधन ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो जो संविधान लिखा गया था उसमें समय समय पर हमने प्रियम्बल में भी शब्द ऐड किए हैं। तो क्या ये सरकार पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए काम नहीं कर रही है? क्या उनको नहीं लगता है? प्रधानमंत्री तो बहुत बार खुलकर कहते हैं कि पासमंदा समाज को हमको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। तो शायद ये समय था कि सरकार भी इसको समझे कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। इसमें केवल समाजवादी पार्टी की क्यों मांगी, तो मांग या ये तो पूरा पहलू सरकार को खुद कंसिडर करना चाहिए था। जी नीरज जी। अनुमा जी आपका विचार, जब पिछली बार आप लोगों ने बिल पास किया था तब आपके एजेंडे में नहीं था कि ओबीसी को भी इसमें लाया जाए। आज भारी मन से, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने, सोनिया जी ने कहा कि हम पास तो करना है लेकिन ये भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो अगर कोई चीज नहीं थी और वो अभी जुड़ के होती है तो वो तो अच्छी बात है ना, होना चाहिए ना। जो चीज होना चाहिए वो होना चाहिए। मान लिया हमसे कोई चूक हो गई तो उसको आगे बढ़ा के करिए, और उसके बाद इस बिल को इफ्स एंड बट्स के साथ नहीं लाना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले दिन से भारतीय महिलाओं को मताधिकार दिया था, जबकि अमेरिका में आप देखेंगे तो उनकी स्वतंत्रता के 150 साल बाद ये आया था। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा समावेशी रूप से महिलाओं को भी और सारे तबकों को, समाज के जो तबके थोड़े कमजोर थे उनको आगे बढ़ाया। आपका ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि आप कहने लगे पहली बार आपको ऐसा लगा कि नियत है, आपको पहले नियत नहीं लगी। मुझे ताज्जुब होता है, संविधान का 73वां और 74वां अमेंडमेंट आया था। अनुमा जी, मैं बिना तथ्यों की कोई बात नहीं कहता हूँ। 2010 से 2014 तक आपकी सरकार थी और जो जूही जी की पार्टी है या जो बिहार वाली लालू जी की पार्टी, सब आपके समर्थन में थे, करा देते ना उस समय तक, तब क्यों नहीं कराया? आप एक बहुत होनहार, बहुत प्रतिभावान, बहुत ही विचारशील पत्रकार हैं और आप जानते हैं नंबर्स का गेम राज्यसभा से पास हुआ था ना। बाकी तो आप जानते हैं कि बाकी क्या हो रहा था, और उस समय का पिछले 2 दिनों से आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी। अनुमा जी, आपके पॉइंट सही है। उस समय भी जूही जी की पार्टी और लालू जी की पार्टी की यही मांग थी, बदली नहीं है। तब भी वही कह रहे थे जो आज कह रहे हैं। तो इन्हीं के समर्थन से था, नंबर गेम तो आपके साथ में था, कर देते ना। आपकी बात कह रही हूँ, हाँ। इनके समर्थन से भी नंबर हमारे पास नहीं थे। आप जानते हैं लोकसभा में उस समय हमारे पास उतने नंबर्स नहीं थे कि सारे लोग उसका, और जिनको काफी लोगों को उस समय भी इसी बात से गुरेज था कि ओबीसी वाली कहानी, तो हमने राज्यसभा में कराया। वो नियत नहीं है, राज्यसभा में तो पूरी तरह पास हो गया। देखिए, इस समय जब वो बिल राज्यसभा में आप लाए, फिर आगे बढ़ नहीं पाया, गिर गया, तो मुझे ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि एक बार नहीं कई बार प्रयास हुए, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, सारे राजनीतिक दलों की नियत में मुझे लगता था कि किसी की इच्छा नहीं थी कि ये बिल पास हो। और आज भी मुझे लगता है कि बड़े भारी मन से कहते ठीक है, अब मजबूरी में फंस गए, 24 का चुनाव खड़ा है तो चलो कर देते हैं। खुले मन से करना चाहिए था कि नहीं ये, बल्कि कोई आवाज ये उठती कि 50% करके करिए तो मुझे और अच्छा लगता। आप मुझे 20 सेकंड से ज्यादा थोड़ा बोलने का मौका देंगे कि अरे आपका दिन है, आपका दिन है आज, आप बोलिए। हमारा दिन है, और आप कहने के बावजूद भी हर 20 सेकंड में आप टोक रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि 2010 में जब नियत थी तभी तो पास हुआ था, और उसके बाद आप ये जो हमारे ऊपर कह रहे हैं कि भारी मन से किस लिए कह रहे हैं हम? क्योंकि इसकी कोई तिथि नहीं है।
कोई मियाद नहीं है। आप भी जानते हैं कि ये 10 साल खिंच सकता है। इसके साथ परिसीमन जोड़ने की क्या जरूरत थी? जनगणना तो बीजेपी सरकार ने कराई नहीं, आप सबको मालूम है। वहां सवाल नहीं पूछा, ये नहीं सवाल पूछा कि टाइमिंग अभी कैसे 9.5 साल के बाद आपको अब याद आई। उनसे सवाल नहीं होगा, सवाल हमसे होगा कि भारी मन से, और भारी मन का अर्थ भी जानते हैं कि वो परिसीमन को उसके साथ थीटा लगाने की जो बात है कि उसमें जबरदस्ती है कि फॉर बट लगाने की बात है। खुले मन से करिए ना, खुले मन से करने में क्या प्रॉब्लम थी? भारतीय जनता पार्टी के अपने सांसद इसके विरोध में थे। अमित मालवीय की ट्वीट सबने देखी है, लेकिन हमारा सिर्फ ये कहना है कि क्यों एक मियाद ऐसी रख दी कि अनंत काल तक महिलाओं को इसकी प्रतीक्षा करना पड़ेगी। बिल लेकर आना, पेश करना और पास करना एक बात होती है, वो बीजेपी को राजनीतिक रूप से सूट करता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से कर देना वो बीजेपी की विचारधारा को सूट करता है जो महिलाओं की विरोधी है। जी अनुमा जी, ये जो आपने सवाल उठाया है इसका जवाब मैं निगत से ले लूं। आप शायद देर से जुड़ी, मैंने 2 ही सवाल रखे थे कि इस डिबेट के सिर्फ 2 सवाल हैं, एक मियाद को लेकर के और दूसरा जिस मीन मेक के साथ ये पास किया गया है। निगत जी, ये बहुत वाजिब सवाल है, आप इसका टेक्निकल उत्तर दें, थ्योरेटिकल उत्तर दें, प्रैक्टिकल उत्तर दें, लेकिन इसका उत्तर देना पड़ेगा सरकार को कि इस बिल को लाने के समय, जैसे आप किसी को बताइए जाके गांव में कि भाई महिलाओं के लिए आरक्षण हो गया 33%, अब चुनाव लड़ेंगी MP MLA का, तो पूछेंगे कब से? ये नहीं पता हमको, बताइए आप। नीरज जी, पहले तो मैं आपके चैनल, आपकी डिबेट के माध्यम से आज देश की सभी महिलाओं को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पेश किया गया और साथ में पास किया गया। ये बहुत ही अच्छा दिन है और मैं तो अपनी साथी जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठी हुई है उनको भी बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। खैर, इन्होंने देशवासियों को नहीं दी, कोई बात नहीं। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा नीरज जी, और ये जानना बहुत जरूरी है और हम लगातार इस बात पर चर्चा भी कर रहे हैं। और आज संसद में खड़े होकर हमारे तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अमित भाई शाह ने भी इस बात को बताया है। आर्टिकल 82 के अंडर आप भी जानते हैं 2002 में नीरज जी जब आया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, उस समय बोल दिया गया था और संविधान में इस बात को दर्ज कर दिया गया था कि 2026 से पहले परिसीमन नहीं हो सकता। तो 2026 तक जो लोकसभा का और विधानसभाओं का सीट का बंटवारा अभी चल रहा है वही 2026 तक चलेगा। अब मुझे नहीं पता कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता और आप पार्टी माफ करिएगा घटक दल है तो इसलिए आप निकल गया, INC की प्रवक्ता को इस बात की जानकारी अगर नहीं है तो बड़े दुख की बात है, क्योंकि ये तो संविधान कहता है। अब हमारा तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हो तो हम तो भाई संविधान से ही चलेंगे, सरकार संविधान से ही चलेगी, संविधान के तहत ही है। खैर, पर आप देखिए हम विमेन रिजर्वेशन बिल की यहाँ पर बात कर रहे हैं और मेरी साथी प्रवक्ता ने यहाँ पर एक बात उठाई जो इनकी सांसद महिला ने भी उठाई और उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी इसमें भागीदारी देनी चाहिए। बिल्कुल, पहले तो आपने बोल दिया कि OBC इन लोगों ने भी बिल पेश किया था जो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से यूपी की सरकार ने पास कराया, तो उसके लिए हम लोगों ने इनको समर्थन भी दिया था। लेकिन आज डिंपल जी बोलती हैं कि मुसलमान वर्ग को इसमें शामिल करना चाहिए। वो कहती हैं कि संशोधन कर दीजिए आप संविधान में, क्योंकि संविधान तो इसकी इजाजत नहीं देता कि हम धार्मिक रूप से इसको लेकर निगत जी एक चीज, निगत जी समाजवादी मुझे 10 सेकंड दीजिए। ट्रिपल तलाक बिल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए था नीरज जी, मुसलमान महिलाओं के लिए था और मैं मुसलमान हूं इसलिए इस बात को रखती हूं। तो मुझे बताइए डिंपल यादव जी जो बोल रही है, क्यों तमाम विपक्ष, कांग्रेस पार्टी के सभी सांसद उस समय वॉकआउट कर गए थे? तब आपको महिलाओं का सशक्तिकरण, मुसलमान बहनों का दर्द दुख याद नहीं आया था? खैर, जैसे इन्होंने कहा, अब मैं आधी बात कांग्रेस की प्रवक्ता ने जो यहां पर कही कि आप लोगों ने, आपको पता है कि उस समय 2010 में जब राज्यसभा में पास हो गया तो लोकसभा में आंकड़े क्या थे? बिल्कुल सही कहा आपने, पर आंकड़ों के साथ साथ मैं याद दिला देना चाहती हूं कि आंकड़ों के साथ साथ जब आपकी TMC, समाजवादी पार्टी, RJD और BSP सभी ने आपको धमकाया था और ये कहा था कि अगर आप ये बिल पेश करेंगे तो हम सरकार गिरा देंगे। ये कारण था कि आप लोगों ने इसको प्रस्तुत नहीं करा और आधी रात की वो बैठक मैं और आप भूलेंगे नहीं नीरज जी, मुझे याद है मुलायम जी से और लालू जी से मिलने और अगले दिन से विमेन रिजर्वेशन के बारे में कोई चर्चा ही नहीं। इन लोगों ने वो ठंडे बक्से में चले गए। आखिरी 10 सेकंड नीरज जी, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगी। नहीं, आपसे सवाल पूछना, आपको बोलना पड़ेगा, आपसे तो सवाल पूछना, आप सत्ताधारी दल है। जी पूछ। ये सरकार 370 हटा देती है, कई सारे संविधान संशोधन एक झटके चुटकी में कर सकती है। इसमें इतनी बड़ी बाधा आपको लग रही है कि डिलिमिटेशन वाला आर्टिकल 82 में हम फेरबदल नहीं करेंगे? अगर
आप इतना ही मान लेते हैं हम आपकी बात कि आप नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पूरी तरीके से बदलाव होगा और बहुत डिफिकल्ट तरीका है, एग्रीड, तो फिर इतनी अर्जेंसी क्या है? आराम से होता फिर ये। नीरज जी, पहली बात जैसे आपने ही इस बात को स्पष्ट कर दिया, डिलिमिटेशन करना बहुत ही टेक्निकल काम है। बदलने में क्या दिक्कत है? इसी चुनाव से कर देते 181 सीटों पे लड़ते हैं। मुझे तो वो जब मेघराम जी ने बोला था, अर्जुन राम जी ने, बड़ा अच्छा लगा कि अब की बार से 181 सांसद हो जाएंगे। उसमें समय लगेगा। बिल्कुल नीरज जी, मैं तो कह रही हूँ बहुत टेक्निकल चीज है और इसमें समय लगेगा और ये होना है। इट इज देयर इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों को आज करना, पर मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों विपक्ष 27 साल तक बैठा था? उनको वो सब्र मंजूर था जब सोनिया जी ने इस बात को कहा कि मेरे पति का ये सपना था, यानी राजीव गांधी जी का सपना था, जो सपना ही 27 साल तक ये देखते रहे, उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई कार्यवाही नहीं करी। ये 27 साल तक इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब आज भारतीय जनता पार्टी कम से कम वो तो बताइए 73rd एंड 74th पारित करने की बात करी है और लोकसभा में पारित हो गया है, उसके बावजूद ये 2 साल इंतजार कर रहे हैं। 27 साल। और सुनिए, नहीं थोड़ा बोलने का मौका दूसरों को दीजिए। थोड़ा अच्छा आप प्लीज अपने बारे में बोलिए। 10 सेकंड दीजिए। नहीं, अरे आपको मैं सबसे ज्यादा समय आपको दिया, मैंने किसी को एक क्विक। अरे अब मैं 2 मेहमान तो बात की, नीरजा जी के पास में गया। नहीं, आपकी बात ले ली कि 27 साल तक इन्होंने क्यों नहीं कुछ किया। अनुमा जी इसका छोटा जवाब, फिर जोई जी के पास। मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। ये दिखता नहीं है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को कि जो संविधान का 73rd और 74th अमेंडमेंट आया था, जिसके कारण आज भारत के जनपदों और निकायों में पंचायती राज के कारण ही 10 लाख से ज्यादा 15 लाख के करीब महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। तो 27 सालों से जो सपना देखा उसको अमली जामा भी पहनाया गया और वही हुआ। पर हाँ, 2010 से 2004 से लेके 14 के बीच में हमारे पास नंबर्स नहीं थे, जहां नंबर थे वहां ये पास हुआ। इस तरह की बात कहना जनता को भरमाना है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हम देखते हैं महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होने पर भारतीय जनता पार्टी की कोई महिला आवाज नहीं उठाती। और आज चुनावों को देखते हुए इस बिल को पास किया गया और वो भी कंडीशन महिलाओं को इसका असली फायदा ना हो सके। जी जूही जी, और मैं सभ्यता से रुक रही हूँ, लेकिन बाकी नहीं सारे लोग जूही जी के पास। जूही जी, उम्मीद करती हूँ। जी नीरज जी, एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी जी नहीं नीरज जी, आप लोग की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ कठिनाई ये है कि सारी ज्ञान की इन्हीं के पास धरोहर है कि आर्टिकल 82 हमने नहीं पढ़ा, अमेंडमेंट क्या था, परिसीमन हमने नहीं था, हमें ये पता नहीं जनगणना कब होनी है, ये सब पहले किया जा चुका था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ये हुआ था कि 2026 में होगी जनगणना। तो आपको भी ये पता होगा, अगर आप ये बिल लेकर आ रहे थे तो आपकी सरकार क्या कुछ ऐसा प्राविधान नहीं कर सकती थी कि ये बिल त्वरित रूप से लागू हो जाए? अभी तो 2026 में शुरू होगा मैडम, अभी ये अगले लोकसभा चुनाव तक भी आप कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उसके बाद परिसीमन होना है जो आपके अनुसार। और हमारे कानून मंत्री भी सांसद में ये कह रहे हैं कि भाई हम तकनीकी कारणों से इस बिल को फंसने नहीं देंगे। तो सरकार से मैं कहना चाहती हूँ, आप तो ऑलरेडी इस बिल को फंसा चुके हैं, इस बिल को भटका चुके हैं, क्योंकि आपकी नीयत और आपकी मंशा पे शक है। और कृपया अगर महिलाओं को आप शुभकामनाएं देती हैं आरक्षण में, तो थोड़ा सम्मान भी दीजिए दूसरे लोगों की बुद्धि पर। सब महिलाएं जो हैं यहाँ पर मैनिपुलेशन के लिए नहीं बैठी हैं। जी निखत जी 10 सेकंड ओनली प्लीज, बहुत छोटा सा जवाब, फिर मैं नीरजा जी के पास और शेखर जी के पास। बहुत छोटा सा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। मैं लगातार यहाँ पर सुन रही हूँ कि अलग अलग यहाँ पर कयास भी लगा रही है मेरी बहनें और अलग अलग तार्किक बातें भी रखने की कोशिश कर रही है जो वो तर्क दे नहीं पा रही। मैंने तो पहले ही पूछा, आप मुझे बताइए, अगर आप लोगों की नीयत, यही मेरा सवाल था नीरज जी, और मेरा दोनों पार्टियों के प्रवक्ता से ये सवाल है कि आपकी नीति भी है, आपकी नीयत भी है, आप तो लगातार यही कह रहे हैं, और स्पेशली तो कांग्रेस पार्टी की लगातार कह रही है कि तो अपना बिल है। सोनिया जी ने कल कहा, आज भी कहा कि ये हमारा सपना था। तो लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि ब्रांड एम्बेसडर ने जाके अपने राज्य में, यानी कर्नाटक में, इन्होंने राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कहा था महिलाओं को आरक्षण देंगे। इनके कर्नाटक में महिला मंत्री
सिर्फ एक है, सिर्फ एक। इनके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रिजर्वेशन महिलाओं के लिए नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के पास ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में 33% रिजर्वेशन है। इनकी जहां जहां सरकारें, नहीं मुझे 5 सेकंड दीजिए, जहां जहां इनकी सरकारें इनसे पूछे अगर नीति थी, नियत थी और आपने बिल बना लिया था और आपका बिल बहुत बढ़िया था, आपने विधानसभाओं में इसको लागू क्यों नहीं करा? रुकना होगा। उमा भारती ने भी एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखी है, आपकी पार्टी की नेता, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी है और ओबीसी की रिजर्वेशन की बात उन्होंने भी की है। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये और कुछ होना चाहे हो 24 में डिलिमिटेशन की वजह से नहीं होगा, लेकिन चुनावी मुद्दा एक ये जरूर बनेगा। अब नीरजा जी की और शेखर जी के पास चलता हूँ। नीरजा जी, कानून तो लगभग एक जगह हो गया, दूसरी जगह हो ही जाएगा, अब उसमें तो नहीं बाधा लग रही है, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के सवाल है, कुछ पता नहीं, पहले जनगणना फिर डिलिमिटेशन, फिर ये कब होगा, ये मन में एक शंका पैदा करता है कि और पहले इसको लाया जा सकता था, ये इसी समय इतनी जल्दबाजी क्यों, और ये कैसे लागू होगा? ये तो बड़े मतलब यक्ष प्रश्न बन गया कि कब लागू होगा, डेट मतलब कानून बन रहा लेकिन कब से लागू होगा ये हमें पता ही नहीं है। देखिए, 2 चीजें मैं कहना चाहूंगी। 2 दिन पहले जब ये खबर आई थी कि कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है और कैबिनेट इसको हरी झंडी दिखाएगी विमेन रिजर्वेशन बिल को, तो जबरदस्त एक्साइटमेंट था कि एक ऐतिहासिक कदम सरकार लेने जा रही है जो 27 साल से संभव नहीं हो पाया। एक कोशिश की गई थी 2010 में, सोनिया गांधी ने उसको धक्का दिया था, राज्यसभा में पारित हो गया, लेकिन जब ओबीसी पार्टीज ने कहा कि कोटा विद इन कोटा नहीं तो नहीं करना चाहिए, तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब ये भी सही है जो स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि 2010 और 2014 के बीच में कांग्रेस की तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई कि ओबीसी पार्टीज को बनाया जाए या अपने आप ओबीसी पार्टीज की बात मान ली जाए, जो आज वो उठा रहे हैं कि ओबीसी का कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। खैर, कानूनी बात जो आपने कही, आज जो बात हम सामने देख रहे हैं ना कि बिल को डिलिमिटेशन से लिंक कर दिया गया है, सेंसस से लिंक कर दिया गया है, 2029 से पहले नहीं आ सकता है, तो एक बहुत बड़ी निराशा हुई है, बहुत महिलाओं में निराशा हुई है कि एक जैसे कुछ सपना दिखा के उसको एकदम भंग कर दिया आपने। और महिलाएं तो पूछेंगी कल का किसने देखा। आज बिल पारित हो गया है, कह सकते हैं पहला कदम लिया गया है, लेकिन उसको यथार्थ स्थिति में बदलने में आपको 5 साल से ज्यादा का इंतजार करना पड़ेगा। वायदा किया जा रहा है, इंटेंशन की जा रही है, पर वायदे तो हम 27 साल से सुनते आए हैं। तो अब आगे क्या होगा, ये तो हुआ डिलिमिटेशन का सवाल टेक्निकली। जहां तक ओबीसी का सवाल है जो कि मुद्दा उठाया जा रहा है, एससी एसटी के रिजर्वेशन में जो कि पार्लियामेंट और असेंबलीज में है 22% है इनके लिए, उसमें 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्व होगा, ये तय कर दिया गया है बिल ने। लेकिन पार्लियामेंट और असेंबलीज में ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं है, सिर्फ जॉब्स में है, गवर्नमेंट जॉब्स में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है। तो अगर आप महिलाओं को ओवरऑल ओबीसी महिला आरक्षण का जो 1/3 है संसद का हिस्सा, उसमें महिलाओं के लिए आप कोटा क्रिएट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो ओबीसी पुरुष क्यों नहीं मांगेगा कि हमारे लिए पार्लियामेंट के अंदर कोटा होना चाहिए, जैसे कि एससी एसटी के लिए है। वो नई डिमांड होगी। उनमें से मोस्ट बैकवर्ड्स क्यों नहीं कहेंगे कि ओबीसी कोटा के अंदर धोबी, नाई, तेली, घांची, वो भी कहेंगे हमारा भी इसमें हिस्सा होना चाहिए। तो एक पंडोरास बॉक्स खुलेगा, इसको कैसे आप हैंडल करेंगे। और मैं कहती हूं कि ओबीसी का मसला जो है ना, वो मतलब ऐसा लगता है इतने सालों से देखते आ रहे हैं कि एक फसाद की तरह था, क्योंकि बहुत लोग हर पार्टी में इसका विरोध कर रहे थे, और विरोध इसलिए नहीं कर रहे थे कि वो महिला विरोधी हैं, वो इसलिए कर रहे थे कि उनको शंका थी कि जो 1/3 सीट्स रिजर्व होंगी महिलाओं के लिए, और वो गाज किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे गिरेगी।
और वो बार बार रोटेशन से होंगी तो सबकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे गिरने वाली है। वो आपने 20 साल से उस कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्चर किया है तो आपके हाथ से निकल जाएगी, फिर अगली बार हो सकता है वापिस आए। और महिलाओं के लिए भी दिक्कत होने वाली थी, 5 साल आपको वो कॉन्स्टिट्यूंसी मिलेगी लेकिन अगली बारी में वो रोटेशन में चली जाएगी, तो आप नर्चर करेंगे उस कॉन्स्टिट्यूंसी को पर लेकिन आपकी नहीं रहेगी बाद में। तो इसमें बिल में कई खामियां थी और बहुत कमिटीज थी जिन्होंने इसका देखा, डबल कैंडिडेट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मैन वुमन हो, बहुत सारे फॉर्मूले डिस्कस हुए। तो लेकिन मुझे हैरानी है कि अगर सरकार ने उन सब फॉर्मूलाज को देखा नहीं देखा, अनदेखी की या जरूरी नहीं समझा, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एट द एंड ऑफ इट यही कहूंगी कि बहुत पेचीदा मामला है, इससे नई नई कंट्रोवर्सीज खड़ी होंगी। ओबीसी का मुद्दा ऑपोजिशन 24 का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, वो भी सही है। ओबीसी विल बी द फ्लेवर ऑफ 2024 इलेक्शन, ये तो बिल्कुल ये सामने आ गया है। लेकिन महिला को क्या मिलेगा हाथ में और कब मिलेगा वो अभी भी जितना कठिन इस बिल को पास कराना था उससे ज्यादा कठिन मुझे तो इसका इम्प्लीमेंटेशन दिख रहा है कि ये कैसे लागू होगा। अभी बहुत सारी इसमें समस्याएं आने वाली हैं और वो तो खैर बहुत बात की बात है। अभी 24 में 6 महीने पहले ही ये तय हो गया कि एजेंडा क्या होगा, एक तरीके से मैनिफेस्टो बन रहा है। ये शेखर सर, ये पास होने के बाद भी बहुत सारे नए सवाल खड़े कर रहा है। सरकार को इसका अंदाजा जरूर रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि वो लोग कम सोचते हैं और हम लोगों से ज़्यादा सोच के ये सब करते होंगे। फिर भी इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत क्या है? ये मेरा बहुत मतलब स्टिक सवाल है कि जब ये आपने लिमिटेशन लगा दी कि 26 में होगा, फिर उसके बाद देखा इतना ज़्यादा समय था, तो एकदम से इतनी जल्दी में सिर्फ इसलिए कि नई पार्लियामेंट है तो एक अच्छी शुरुआत की जाए इसलिए कर लिया क्या? बिल्कुल नीरज जी, क्योंकि महिला आरक्षण इनके मैनिफेस्टो में था, जैसे बाकी जो मैनिफेस्टो की इन्होंने अमल किया है इस बात को लेकर भी था। दूसरी तरफ विपक्ष से भी बार बार ये आ रही थी, चुनौती आ रही थी, भाई आप क्यों नहीं कर रहे। सोनिया गांधी स्वयं कई बार चिट्ठी लिखे, तो इनको लग रहा था कि भाई ऐसा कुछ किया जाए ताकि ये दिखा दे कि हम कमिटेड हैं। और साथ में ये भी इनका ये था कि अगर इसमें ओबीसी डालेंगे बाकी और डिलिमिटेशन ना करके करेंगे, मामला जाके कोर्ट में जाके पहुंच जाएगा, क्योंकि सरकार कॉन्स्टिट्यूंसी तय नहीं कर सकती। जो बात आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी रखा और हमारे कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने भी रखा कि भाई हम ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते थे, क्योंकि सरकार डिलिमिटेशन नहीं कर सकती कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी है कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होगा। और दूसरी बात, जो कॉन्स्टिट्यूंसी होगी वो 15 साल के लिए रहेगी, फिर बाद में जाके रोटेशन होगा। तो ये सारे बातें को लेकर सरकार को लगा कि कम से कम अब ऐसा ही कानून लाएं जिसपे कोई लीगली जाके कहीं स्टे ना हो जाए, कोई चैलेंज ना हो जाए, कोई पीआईएल ना लग जाए। ये बात खुल के भी आज बोली। अब सवाल आता है कि कब से होगा। आज जो गृह मंत्री ने हाउस में जो बताया कि जैसे चुनाव खत्म होगा जाके सेंसस शुरू होगा, और अब सवाल आ रहा है भाई कानून कह रहा है कि 26 के बाद ही आप सेंसस कर सकते हो, तब अभी सेंसस नहीं कर सकते। तो ऐसे मामले चलते रहेंगे भाई, क्लैरिटी कि कब होगा नहीं होगा। लेकिन बात ये जरूर है कि जब 2026 में कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड था कि आपको डिलिमिटेशन करना है और संख्या को, क्योंकि संख्या पे फ्रीज हुआ था, 2002 में फ्रीज हुआ था, वाजपेयी की सरकार ने फ्रीज कर दिया था, इसलिए हमने देखा कि डिलिमिटेशन हुई 2011 में, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूंसी संख्या नहीं बढ़ी गई। अब जब नया पार्लियामेंट बना है, इसी में मन में रखे कि संख्या बढ़ेगी तो बैठने के लिए जगह की बात आएगी, इसलिए बढ़ाया। तो मुझे लगता है कि देखिए, एक तो क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है कि भाई हमने पहले लाया था, हमने कोशिश की, हमने पंचायत राज में लाया, तो ये एक क्रेडिट वॉर तो चल रहा है, क्योंकि लगता है कि महिलाओं एक इन्फ्लुएंशियल वोटर्स है कि उनके सामने भी ये भी हमें कब दिखाना है भाई हम ज्यादा कमिटेड हैं आपके कल्याण के लिए, तो एक क्रेडिट वॉर तो चलेगी। लेकिन दूसरी बात, सरकार नहीं चाहती थी कि भाई आप कानून लाए, वैसे जैसे कानून लाए पास हुए, जैसे आर्टिकल 370 अभी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, आपके सीआईए कोर्ट में है, ऐसे कई चीजें कोर्ट में, कि ये भी कोर्ट में ना जाए, ये उनका उद्देश्य है करके आज उन्होंने बताया। और देखिए दूसरी बात, अगर मान लीजिए 2024 में भी आ जाता, हर पार्टी के लिए एक संकट पैदा होती, हर पार्टी में क्राइसिस शुरू हो जाती,
जो सिटिंग है जिसको नॉट गेटिंग हो जाएगा, तो कौन कौन से सीट होंगे। अच्छा, एक तो बात है कि कौन तय करेगा, दूसरी हर पार्टी के अंदर बहुत बड़ा बवाल मचता। मुझे लगता है कि हर पार्टी कह रहे अभी लागू करो, अभी लागू करो। अंदर से मुझे जो जानकारी है सब थोड़े जो कहते हैं ना भाई साई ऑफ रिलीफ है कि इस बार में यार कम से कम हमें भी समय मिलेगा आगे जाके सोचने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को आगे लाने के लिए, कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। कई बातें हैं इसमें, तो एक प्रकार से ये भी बात है। और दूसरी चीज नीरज जी मैं कहना चाहता हूं, आज बहस में तो सोनिया गांधी जी पार्टिसिपेट किए, राहुल गांधी जी भी पार्टिसिपेट किए, लेकिन जब वोट हुआ ये दोनों नजर नहीं आए। ये मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि जब टोकनिज्म हो सकता है कि आपके वोट से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर भी मैं तो एक्सपेक्ट किया कि सोनिया गांधी जी जो इतनी इंटरेस्ट लिए आज हाउस में नहीं थे जब वोटिंग हुआ अभी कुछ देर पहले, और राहुल गांधी जी भी नहीं थे। और राहुल गांधी जो ओबीसी मामला का एक भी ऑफिसर्स में भी केवल 3 है, उसका भी जवाब आज दिया गया, अमित शाह ने भी दिया और अर्जुन मेघवाल ने भी दिया। भाई ओबीसी का रिजर्वेशन तो 92 से शुरू हुआ, अभी कहां से 92 के कैडर के ऑफिसर कहां सेक्रेटरी बने? तो ये मेघवाल जी ने उसका जवाब भी दिया था। हाँ वही तो देखिए, ये वही मैंने कहा ना कि भाई सबसे बड़ी इसमें जो समस्या आएगी क्रेडिट वॉर। उस क्रेडिट वॉर के चलते चलते आप कई बातें आएगी जिस बात को लेकर कई तर्क दिए जाएंगे। नीरज जी जी, अनुमा जी, सोनिया जी और राहुल जी थे नहीं क्या वोटिंग के समय? आपके पत्रकार बता रहे हैं, हमने तो जब तक देखा हमने उनको सदन में ही देखा और सदन में उनकी बात भी सुनी। आप बता रहे हैं तो अब कैसे खारिज करूंगी कि मेरे को उसकी सच्चाई स्पीच दे रहे तो नहीं मालूम है, थे लेकिन एक बात की सच्चाई आती है, एक बात की सच्चाई मुझे समझ में आती है, एक बात की सच्चाई मुझे समझ में आती है जो उन्होंने कहा, ये कृपया आपने इसको थोड़ा रिवाइज करना होगा। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे साथ के लोग, मैं 93 कमीशन की अधिकारी हूँ और उस समय के लोगों को देखती हूँ, वो सारे सेक्रेटरी के पोस्ट पर हैं। तो इस चीज को आपको रिवाइज करके देखना होगा। एक बात और कहना चाहती हूँ कि अनुप्रिया पटेल जो एनडीए घटक दल की हैं, उन्होंने भी इसके लिए कहा है कि ओबीसी के लिए आरक्षण होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ दिक्कत यह है ना कि एक टेप रिकॉर्डर की तरह बोलते हैं, चाहे हिंदुस्तान का कोई सा भी चैनल हो, हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, अपना नॉलेज बघार देना और लोगों को सीधे सीधे आरोप में ले आना। एक ऐसी पार्टी जिसके खुद के अंदर महिलाओं का दोयम दर्जा है, आज तक कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनी है। और इनकी महिला मोर्चा की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा का एक मैंने उनसे सुना है कि उन्होंने कहा कि 4 बार राज्यसभा का पर्चा भरा, हर बार विड्रॉ करवाया गया। तो उनका नाम विजया राहतकर है। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि जो लोग इस तरह के हैं, और G20 के देशों में हम अकेले ऐसे लोग हैं, सदस्य ऐसे हैं जहां जनगणना नहीं हुई है 221 की। तो ये एक बात है जहां पर हमारी सरकार की नीयत पर सवाल उठता है कि बिल पास करना, पेश करना, पास करना, ये उनकी राजनीति को सूट करता है, लेकिन बिल को निश्चितकालीन टाल देना ये उनकी विचारधारा को सूट करता है, जो कि महिलाओं के खिलाफ रही है। अनुमा जी, 2023 20 सितंबर से लेकर के आज़ादी तक, इसलिए मेरे ऊपर आरोप न लगाए कोई, अगर सिर्फ पार्टी प्रेसिडेंट, मंत्री, प्रधानमंत्री महिला के बनने से महिलाओं का उद्धार होता तो आज हम यहाँ बैठ के इस बिल पे चर्चा नहीं कर रहे होते। अब इसको आप कैसे भी किसी तर्क में मत लीजिएगा, क्योंकि नहीं सुनिए ना, आप अनुमा जी मुझे तो बोलने दीजिए। इरिटेट लगती है ये बात, इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि आज आप सारे लोग यहाँ पे ज्यादातर महिलाएं हैं। आज हम इस देश में आरक्षण की बात कर रहे हैं महिलाओं की, तो अगर हमने उनको सशक्त किया होता तो हमें जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपने दिया ना कि पार्टी प्रेसिडेंट क्या नहीं। मैं तो आपको एक और उदाहरण देता हूँ, बहुजन समाज पार्टी, एक मिनट सुनिए ना मैडम, जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने ये कहा है कि 4 बाद उनका राज्यसभा का पर्चा विड्रॉ करवा दिया गया। जी सुनिए ना, आप भी जानते हैं, प्लीज सुनिए ना। आप बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी नहीं, बसपा जिसको बोलते हैं, मेरी जानकारी के हिसाब से तो उसमें कोई विमेन विंग का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। किसी की जानकारी हो, मैं कहना ये चाहता हूं कि इस देश में सरकारों ने
अगर महिलाओं का इतना काम किया होता, उनको सशक्त करने के लिए काम किया होता, तो हम ये चर्चा न कर रहे होते। ये सवाल मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि आपने जो उदाहरण दिए, किसी का पार्टी प्रेसिडेंट बन जाने से, प्राइम मिनिस्टर बन जाने से, मंत्री बन जाने से महिलाओं का उद्धार नहीं हुआ है। सारे दलों में ये हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप सब लोग महिलाएं हैं, आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि क्या स्थिति है इसमें। इसलिए मैंने जब शुरू में कहा था कि किसी को शायद मन में ये रहा नहीं होगा, जो बात शेखर जी है मुझसे ज्यादा, चूंकि वो पॉलिटिकल सर्कल में मूव करते ही, सबको बड़ी राहत मिली कि अच्छा हुआ 24 बनी भैया, थोड़ा समझने का मौका मिलेगा। 15 साल से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्चर कर रहे हैं, एकदम से बदल जाता तो क्या होता। कई बार चीजें मन अनुमा जी पीछे जाके देखनी चाहिए। अभी नीरजा जी ने बताया कितने पेच इसमें फंसने वाले हैं। नीरजा जी, आपने कहा इसमें 2-3 आपने बड़े इंपॉर्टेंट सवाल डाले, एक मिनट रुकिए, आप लोग सुनिएगा नीरजा जी को, कि कैसे रोटेट करेंगे, कहां से बनाएंगे, क्या पैमाना रखें। ये ऐसे यक्ष प्रश्न खड़े हो गए जिसका जवाब ढूंढने में बड़ा मुश्किल होगा। और आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मजाक है। अपनी पार्टी जो चला रहे हैं लोग, वहां तो कोई भारतीय बाबा साहब का संविधान नहीं चल रहा ना, उसमें दे दिया क्या आपने 40% रिजर्वेशन महिलाओं को? जिसमें आपकी मर्जी चलती है, एक आदमी तय करता है, वहां तो आप लागू नहीं कर पा रहे। देश में जो लागू हो रहा है उसमें 75 पेज हैं, कौतुक लगे हुए हैं, उसकी हम लोग यहां चर्चा कर रहे हैं। नीरजा जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगी आपको बिफोर आंसर आपका सवाल। देखिए, आप जब पुरुष नेतृत्व करता है तो कभी सवाल नहीं उठता है क्या उसके नेतृत्व से पुरुषों को फायदा हुआ कि नहीं। लेकिन जब महिला के नेतृत्व का सवाल आता है तो ये पूछा जाता है महिला का उद्धार हुआ कि नहीं। अब कई महिलाओं की लीडरशिप में हुआ, कई महिलाओं की लीडरशिप में नहीं हुआ। और जो ग्राउंड लेवल पे लोकल बॉडीज की जो लीडरशिप तैयार हुई है पिछले 30 साल में, ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपल बॉडीज की, आज बड़ा फोर्स है वो, जिसका जिक्र भी किया इन्होंने, 15 लाख महिलाएं हैं। तो कई स्टडीज ने जाहिर किया है कि जहां एक क्रिटिकल मास होता है महिलाओं का, वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, रूरल डेवलपमेंट, इन मुद्दों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। खैर उसको भी छोड़ दीजिए। महिला को उतना ही हक है पॉलिटिक्स में आने का जितना कि पुरुष को। वो बेसिक राइट है, चाहे वो अच्छा करे बुरा करे। जैसे पुरुष अच्छा करे बुरा करे ये कभी नहीं सवाल उठता है। खैर वो ये तो साइड का था। मैं जो कहना चाह रही हूँ एक और चीज है। जहां तक ओबीसी का सवाल है, पार्टीज तय करती हैं कि कैंडिडेट्स कौन होंगे, ओबीसी होंगे कि नहीं, उसमें गरीब ओबीसी होगा या संपन्न ओबीसी होगा, तो ये तो पार्टीज के हाथ में है। दूसरा, जो ओबीसी लीडरशिप जैसे शरद यादव थे, अब तो नहीं है, पर उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा था कि परकटी महिला को हम कैसे, अगर कोटा नहीं करेंगे ओबीसी का तो परकटी महिला आके बैठ जाएगी। मैं हमेशा ये पूछती रही हूं कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ओबीसी डोमिनेंट है, अटावा है, मैनपुरी है, कई कॉन्स्टिट्यूएंसी जो ओबीसी डोमिनेंट है, उसमें क्या आप समाजवादी पार्टी या भाजपा या कांग्रेस ये दिल्ली से लाके परकटी महिला को टिकट देगी कि लोकल ओबीसी महिला को देगी जीतने के लिए? तो जो मैंने देखा है ओवर द इयर्स, मैं मतलब ये दुख से कह रही हूँ कि हर पार्टी के अंदर ये बिल लाने की मंशा नहीं है। उसका कारण ये नहीं है कि एंटी विमेन है, उसका कारण है कि उनकी सीट चली जाएगी। ये डर है, इस चीज को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। अब डिलिमिटेशन से लिंक करके क्या आपके मन में ये है कि नंबर ऑफ सीट्स को आप बढ़ा देंगे और उसमें महिला को भी टिकट मिल जाएंगे, सीटें बढ़ जाएंगी, तो ये जो डर है कि हमारी सीट निकल जाएगी, हालांकि पूरी तरह वो एड्रेस नहीं होगा, लेकिन 1200 अगर सीटें हैं नई पार्लियामेंट में तो आप बढ़ा सकते हैं नंबर। तो क्या ये मंशा है सरकार के मन में? अभी तक उन्होंने खोला नहीं। जैसे शेखर ने कहा, अभी तक ये कहा कि कौन सी सीटें रिजर्वेशन के अंडर जाएंगी, वो डिलिमिटेशन तय करेगा कमीशन,
हम लोग सरकार की तरफ से नहीं करेंगे, नहीं तो हमको तो क्रिटिसाइज किया जाएगा कि अपने मन से हम जी। नीरजा जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही। एक तो आपने बात कही कि सीट बढ़ा के उनको करेंगे, मैथमेटिकली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परसेंटेज टर्म में जाएगा तो उससे कोई असर नहीं पड़ता। बिल्कुल सही कहा आपने। एक सवाल आपने और कहा जिसका मुझे लगता है थोड़ा सा मैं सफाई इसमें जरूर रखूं, कि जो बात मैंने शुरू में कही थी, शायद आप उस समय नहीं थी, कि इंटेंट होना चाहिए। जब मैं ये, जैसे मुझे किसी ने कहा कि विदाउट नेमिंग, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, कि देखिए हमारे यहाँ तो महिलाएं लीड कर रही है, तो मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। बिल्कुल साफ होनी चाहिए लोगों के सामने कि आप एक टोकनिज्म और सिंबलिज्म करते हैं, उससे भला नहीं होता। आज मैं पुरुषों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, उधर भी सब वैसे ही है। अगर आप ये उदाहरण हमें दे रही, जो कि बहुत अच्छा किया आपने, बोल दिया कि मैनपुरी इटावा से गोसाईगंज से कौन लड़ेगा, ये बहुत आसान प्रश्न है समाजवादी पार्टी के लिए। उसमें वो तर्क चलते नहीं है जो दिए जाते हैं। इसलिए मैं ये बार कह रहा था कि आज हमें इस बात पे चर्चा करनी पड़ रही है कि महिलाओं को उनका हक देना है, तो ये वाकई हमारे लिए बहुत समस्या और चिंता की बात होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि जहां संविधान लागू नहीं है, मैडम, अपनी अपनी पार्टियों के अंदर आप क्यों नहीं 50% टिकट महिलाओं को देते हैं, क्यों नहीं महिला उद्धार के लिए आप आगे बढ़ते हैं? तब कौन सी चीज आपको रोकती है, तब कौन सा संविधान आपको रोकता है, तब कौन सा चुनाव आयोग आपको रोकता है? इंटेंट इज द ओनली थिंग जिस पे बात होनी चाहिए। छोटा सा एक ब्रेक, लौट के आते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका। महिला आरक्षण पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो कानून बन रहा है और 33% रिजर्वेशन होगा। काफ़ी बातचीत हुई ब्रेक से पहले। अब क्विकली एक कमेंट पहले जूही जी का, उसके बाद शेखर जी पर जाते हैं। जूही जी, जो ब्रेक से पहले चर्चा हो रही थी कि इंटेंट होना चाहिए, जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया नीरजा जी ने, कि मैं उसको सवाल के रूप में रख देता हूँ कि जिस चीज़ के लिए हमें कानून बनाना पड़े तो मुझे तो इंटेंट पे शक होता है। सिंपल एज दैट। आप लोग अपनी अपनी पार्टियों में देखते ही होंगे जी। और कानून जैसे बनाया गया है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो और बड़ी समस्या है। बिल्कुल है, प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए जी। बिल्कुल है। और जो नीरजा जी ने कहा, एक चीज में जरूर करेक्शन कर लूंगी कि एक इलाके को आपने साथ ले लिया, तो इटावा तो ऑलरेडी सुरक्षित लोकसभा है। तो ये कहना कि समाजवादी पार्टी के लिए आपने खुद एक मुझे लगता है जो चीज़ सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी थी कि ओबीसी पार्टीज अगर कोई लीड करता है ओबीसी, तो उस पर एक आप प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि प्री डिसाइडेड होता है। तो मुझे लगता है इतना भी प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए चीज़ों को। दूसरी बात, मैं बार बार ये कहूंगी कि ये तो हर महिला पूछेगी। आज कोई कुछ भी कहे, बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, ये कॉम्प्लिकेशन है, किसी को नहीं पता, और सबको पता है कि 2024 में ये नहीं लागू हो सकता है। 2029 में भी लागू होने में बहुत कठिनाइयां हैं। परिसीमन की पेचीदगियां बहुत सारी हैं जो सरकार की न मंशा है सॉल्व करने की, न सरकार करना चाहती है। एक कह दिया गया है, ये तो 2001 में शायद पास हुआ था कि 2026 में जनगणना होगी। अब कहा जा रहा है कि कोविड की वजह से नहीं हुआ, तो क्या इस बिल को अचानक सरकार ले आई? ये तो बिल पेंडिंग था महिलाओं की बिल के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट लेना चाहती है, दे में प्लीज टेक सो, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा ना कि अभी चुनाव होने वाले हैं, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ये बात सही है कि महिलाएं अपनी सक्रियता से एक अहम भूमिका निभा रही हैं। तो क्या आपने ये प्रतीकात्मक और टोकनिज्म के सामने घुटने टेक दिए? आप फिर अपने आप को पार्टी ऑफ डिफरेंस तो नहीं कर सकते हैं। बाकी ये बात सही है कि हर पार्टी में जो महिलाओं को टिकट दिए जाते हैं या जितने दिए जाते हैं उनसे बहुत अधिक देने चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो कठिनाइयां हैं जिस वजह से महिला आरक्षण की बात हो रही थी और एक प्रभावी महिला आरक्षण का कानून लाने का प्रयास बार बार किया जा रहा था, जिसमें हम जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए विधानसभा में, संसद में, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा और विधान परिषद को शायद निकाल दिया है जो पुराने बिल में था, तो इन दोनों जगह तो कम से कम आप पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यकों, दलितों, शेड्यूल कास्ट को कहना बहुत आसान है कि इसका संविधान में जहां आपको सुविधा होती है वहां आप आराम से कहते हैं कि संविधान में ऐसा नहीं दिया गया है, और जहां सुविधा होती है वहां आप संविधान को बदलने के लिए भी तैयार होते हैं। तो एक आम सहमति तो होनी ही चाहिए थी इस पर, जो सब विपक्षी दल उठा रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो है इसमें। शेखर जी, मैं 2 सवाल एक साथ जोड़ देता हूं आपके लिए। एक तो ये जो
क्या ये 24 के चुनाव के लिए एक बड़ा मसला बनेगा? दूसरा, इसके इम्प्लीमेंटेशन में कानूनी पेचीदगियों से ज़्यादा आम सहमति की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें शायद आप सारे दलों को एक पेज पे आना पड़ेगा, वरना ये बहुत मुश्किल पैदा करने वाला है आगे भी, बावजूद इसके कि कानून बन जाएगा। ये कानून तो बन गया है, मान समझ लीजिए कल राज्यसभा भी इसको पास कर देगा, लेकिन बाकी चीजें जो इसमें आ रही है अभी, देखिए मांग है कि आप कास्ट सेंसस भी कराओ। एक तो ओबीसी का इसमें आरक्षण करना है, वो बात तो है ही, लेकिन साथ में कास्ट सेंसस की बात हो रही है। उस कास्ट सेंसस का नतीजा क्या होगा? अगर उस कास्ट सेंसस के अनुसार ओबीसी की संख्या बहुत ज्यादा अधिक, मान लीजिए 50% से ज्यादा है, तो किस तरह आरक्षण उसमें लाएंगे? तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई फाइनलिटी हुई है, कानून पास हो चुकी है और आने वाले समय में इसमें कई बातें आएगी। देखिए, ये जब कास्ट को लेकर जब आप सेंसस भी कराएंगे, अगर जो मतलब अगर सरकार इसको मानती है और आने वाली सरकार भी इस पर काम करती है, तब जाके ये सारे बहुत सवाल आते हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि देखिए, कुल मिला के एक तरफ से तो कंसेंसस है ही कि जैसे आप इंटेंट की सवाल की, लेकिन मैं सोचता हूं कि पार्टी, क्योंकि पहले भी जब आरक्षण की बात पहले शुरू हुई, यह प्रपोजल भी थी, क्यों पार्टी खुद स्वयं ना करे। तो हर पार्टी जब टिकटें देते हैं तो उसी समय वो तय कर ले किसको, मतलब ज्यादा महिला को वही 33% क्यों ना दे, लेकिन वो नहीं हो पाया। आज देख लीजिए किसी पार्टी की जो उनकी वर्किंग कमेटी हो या नेशनल एग्जीक्यूटिव हो, कितना महिला आ पाते। लेकिन मैं मानूंगा कि ये जो फर्स्ट स्टेप है, इस फर्स्ट स्टेप की वजह से आने वाले समय में आप देखेंगे हमारे विंग कमांडर अनुमा विदिशी, नुआहट और जूही सिंह जी, इन सबके लिए मौका खुल रहा है, बिल्कुल खुल रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हर पार्टी में कार्यकर्ता है, उनके लिए अभी तक दरवाजा बंद था। अब ग्लास सीलिंग बाकी पार्टी के अंदर तोड़े जाएंगे कि भाई हम, क्योंकि इनको भी कैंडिडेट्स चाहिए और सक्षम कैंडिडेट वो ढूंढना शुरू करेंगे। नहीं तो क्या होता था कि विनेबिलिटी फैक्टर हमेशा काम करता था, भाई ये सीटें हम विन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कौन हमें ये सीट देगा। और कम से कम लोकसभा की बात हो या राज्य आपके विधानसभा की बात हो, ये सरपंच पति की बात इतना नहीं आएगी जितना पंचायत लेवल पे हम देख रहे हैं कि नाम के लिए महिला है सरपंच, लेकिन सारे काम उनके पति करते हैं या उनके रिश्तेदार करते हैं। ये हर राज्य में ये हो रहा है। कम से कम जब लोकसभा की बात आएगी, जो फुल फ्लेज एमपीज होंगे वो महिला एमपीज होंगे। जी सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे तो ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारी विवेचना की भविष्य के लिए क्या होने वाला, क्या समस्याएं आएंगी, लेकिन एक पहला स्टेप सही दिशा में आया है। और केवल विनेबिलिटी के आधार पर जो टिकट बांटने का फार्मूला ना, मुझे लगता है वो इस मूल सिद्धांत के खिलाफ है कि योग्य है तो वही लड़ेंगे, कोई तरीका थोड़ी होता। सामाजिक न्याय के लिए उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। और मुझे तो ये लगता है कि जैसा अभी शेखर जी कह रहे थे कि अनुमा जी, निखत जी, जूही जी के लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए कि इसी बहाने उनकी पार्टी में भी ये चर्चा उठेगी कि बॉस कानून बन गया है, टिकट में भी आप लोग ध्यान दीजिए। तो ये जो पुरुषवादी मानसिकता हावी हो जाती है ना पार्टियों में, सभी जगह, मतलब अब मैं ये अपने को छोड़ नहीं रहा हूँ, हर जगह ये उस पर एक ये चोट है और मैं इसके समर्थन में खड़ा हूँ, क्योंकि मैं नहीं मानता कि योग्यता ही एक पैमाना हो सकता है, अदरवाइज आप सोशल जस्टिस से बहुत दूर चले जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये शुरुआत अच्छी है, आगे से बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी और आप लोगों के लिए, सबके लिए रास्ते खुलेंगे और ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत शुभकामनाएं इस नए कानून के लिए।